माननीय दत्ता जी, सह प्रचार प्रमुख और आज के इस पूरे कार्यक्रम के जो उत्सव मूर्ति हैं माननीय सुनील आंबेकर जी, प्रभात प्रकाशन के प्रमुख श्रीमान प्रभात जी, आज के इस गरिमामय महोत्सव में यहाँ पर उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकारवाह माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, क्षेत्र प्रचारक माननीय अनिल जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अखिल भारतीय विश्वविद्यालय प्रमुख माननीय हरि जी, माननीय कृपाशंकर जी, माननीय राजीव तुली जी, महेंद्र जी, प्रांत प्रचारक कौशल जी, नरेंद्र जी, मनोज जी, और जिनका सानिध्य यहाँ पर अभी कुछ देर पहले पूर्व पर यहाँ पर प्राप्त हुआ था, पुस्तक के परिचय के बारे में वरिष्ठ स्तंभकार श्री नरेंद्र भदौरिया जी और प्रोफेसर बद्री नारायण जी, उपस्थित सभी महानुभाव, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वर्णिम भारत के दिशा सूत्र इस पुस्तक के इस भव्य विमोचन कार्यक्रम के अवसर पर मैं सबसे पहले माननीय सुनील आंबेकर जी को और उनके सभी सहयोगियों को हृदय से बधाई देता हूं। लखनऊ वासियों की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन भी करता हूं, स्वागत भी करता हूं कि उन्होंने प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस विमोचन के कार्यक्रम को इतनी भव्यता के साथ यहां पर आज आयोजित किया है, क्योंकि यह केवल एक पुस्तक नहीं है, यह एक दृष्टि भी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जब हम बात करते हैं उन्नीस 1925 से विगत 96 वर्षों से एक ऐसा संगठन जिसने बिना किसी सरकारी सहयोग के जीवन के उस हर क्षेत्र को टच किया है जो भारतीय दृष्टिकोण को परिपुष्ट करता हो और अपना कुछ भी कहीं थोपने का प्रयास नहीं किया। जो भारतीय दृष्टि है वही मेरी दृष्टि होगी, लेकिन इस दृष्टि को भारतीय प्रपेक्ष में ही देखने का प्रयास करो, यह एक आग्रह जरूर रहा है। और वह आग्रह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हर एक पक्ष को बरबस अपनी ओर आकर्षित करता है। और यही कारण है कि जब पुस्तक में माननीय सुनील जी इसके बारे में लिखते हैं तो उनसे जब ये पूछा जाता है इसके बारे में, ये घटना 2007 की है, जब उनके मन में एक विचार आता है कि देश 2047 में अपनी शताब्दी महोत्सव को मनाएगा, आजादी के 100 वर्ष के उस उपलक्ष्य में उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रासंगिकता के प्रश्न उठेंगे, क्या होगा। और तब उसके बारे में इस बात को कहते हैं कि उस समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थिति ऐसी होगी जैसे दूध और शक्कर का आपस में मिलन होता है, दोनों समरस हो जाते हैं और उसी रूप में समरस हो जाते हैं कि वह अपनी मिठास उस दूध के साथ छोड़ करके लोगों को उसका एहसास कराते हैं। और यही एहसास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विगत 96 वर्षों से भारतीय जनमानस को कराता रहा है और दुनिया के लिए कौतूहल का विषय भी बना हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर
हम लोगों ने अनेक अवसरों पर इस कार्य को देखा है, बहुत नजदीक से महसूस किया है। लेकिन एक छोटी सी घटना आपके सामने यहां पे रखना चाहूंगा। 25 मार्च 2020 को पूरे देश के अंदर लॉकडाउन प्रारंभ हुआ, वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ। लॉकडाउन प्रारंभ हुआ, एक महामारी को रोकना था, उसके संक्रमण के चेन को हर एक स्तर पर ब्रेक करना था। लेकिन आगे क्या होगा कोई पता नहीं था, किसी को पता नहीं था। लॉकडाउन हो गया है, एक दिन 2 दिन, आगे कैसे इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना है, और उसकी पहले से कोई तैयारी भी नहीं थी। क्योंकि कोरोना तो अचानक उसके केस तो बढ़ते इस रूप में बढ़ते गए, क्योंकि आप देखते थे कि जब कोई व्यक्ति एक कोरोना संक्रमित पाया जाता था तो कोरोना के एक व्यक्ति के संक्रमण के साथ एक व्यक्ति 24 घंटे के अंदर कम से कम 120 लोगों को संक्रमित करने की क्षमता रखता था। इस संक्रमण की चेन किस रूप में आगे बढ़ रही है और बढ़ेगी, और भारत जैसे देश में जहां पर हर व्यक्ति लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ जीना चाहता है, जीने का इच्छुक है, उसका सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों करना जानता है, वहां पर क्या होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, संवाद हर एक राज्य के साथ, पूरे देश के साथ बना था। लेकिन स्थानीय स्तर पर क्या हो सकता है, और उस समय पूरी प्रशासनिक मशीनरी को संबल देने के लिए कोई एक संगठन सबसे पहले सामने आया था कि हम डोर स्टेप डिलीवरी में और फूड पैकेट के कार्य के साथ साथ सेवा के कार्य के साथ जुड़ेंगे। तो वह नाम था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो स्वतःस्फूर्त भाव के साथ था। मैं उत्तर प्रदेश के अंदर अपने दोनों माननीय क्षेत्र प्रचारकों से कहता था कि भाई देखो, आप बाहर मत निकलिए, ये संक्रमण है। प्रचारकों से, प्रांत प्रचारकों से मैं आग्रह करता था कि आप लोग ऐसे मत निकलिए, क्योंकि ये संक्रमण फैल सकता है, और आप लोग स्वयं बचाव करिए, क्योंकि भीड़ जो आ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो आबादी वैसे 24 करोड़ की आबादी पहले से, लेकिन लगभग 1 करोड़ प्रवासी कामगार उत्तर प्रदेश में रहने के लिए या उत्तर प्रदेश से होते हुए गए, जिसमें 40 लाख तो उत्तर प्रदेश के थे और शेष 60 लाख, जिसमें 30 लाख बिहार के, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, असम, उड़ीसा, इस पूरे क्षेत्र से जाने वाले जितने भी प्रवासी कामगार और श्रमिक थे, सभी उत्तर प्रदेश से होते हुए गए। और इस बात को कहा जा सकता है कि हो सकता है राज्य सरकारों ने उपेक्षा की होगी, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने स्तर पर किसी व्यक्ति को भूखों नहीं सोने दिया, किसी को प्यासा नहीं रहने दिया, और आवश्यकता पड़ने पर उन लोगों को उनके पैरों को गर्म पानी से धोने या उनके पैरों पर चप्पल तक पहनाने का कार्य भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक और स्वयंसेवक इस दौरान करते रहे। सेवा का इतना बड़ा कार्य, इतना बड़ा पलायन को रोकने और उसको सम्मानजनक ढंग से उसके घरों तक पहुंचाने के लिए प्रशासनिक मशीनरी के संबल के रूप में जो एक बड़ा कार्य हुआ, क्या इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किसी की जाति पूछी थी, किसी का मत, किसी का मजहब, किसी का संप्रदाय, किसी की भाषा, किसी का क्षेत्र? कुछ भी नहीं। केवल हमें कार्य करना, अपना दायित्व निर्वहन करना है, और यही मेरा धर्म है। मेरा कोई अन्य धर्म नहीं है, मेरा एक ही धर्म है, और वह धर्म है जो राष्ट्र धर्म है। कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को विजयी की मुद्रा में आगे पहुंचाना,
और उसका परिणाम था कि प्रवासी कामगार और सुरक्षित 1 करोड़ प्रवासी कामगार और सुरक्षित उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल या फिर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में उन्हें सुरक्षित पहुंचाने में केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को और अन्य राज्य सरकारों को मदद मिल पाई। अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझना है तो इस सेवा की इस दृष्टि को समझने का प्रयास करना होगा कि सेवा ने किसी भी व्यक्ति के साथ, कोई भी व्यक्ति, मैं मानता हूं इसमें जितने भी प्रवासी कामगार और श्रमिक गए थे, इसमें से बहुत सारे लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम भी नहीं सुने होंगे। उन लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं को दूर से देखा होगा, वहां प्रत्यक्ष नहीं उसके साथ जुड़े होंगे। लेकिन जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक उन लोगों की सेवा के साथ जुड़ा रहा, उनको सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाने के लिए स्वयं की चिंता के बगैर लगा हुआ था, वह दृश्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझने का एक नया बोध, एक नई दृष्टि हर एक व्यक्ति को देता है। और यही तो भारत की दृष्टि रही है, यही तो भारतीय दृष्टि है, यही तो भारत की सोच है। वसुधैव कुटुंबकम की, सर्वे संतु निरामया की, यही तो भारत कहता रहा है। हजारों वर्षों से भारत ने यही तो दृष्टि दुनिया को दी। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विगत 96 वर्षों से इसी कार्य को इसी रूप में करता रहा है। कहीं भी कोई आपदा आती है, देश के अंदर, किसी प्रदेश के अंदर, वहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक स्वतःस्फूर्त भाव के साथ सेवा के उस मिशन के साथ जुड़ता है, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है। और हम लोगों ने प्रत्यक्ष अनुभूति विगत 1 वर्ष के दौरान इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ चले अभियान में, उस अभियान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इतने नजदीक से भारतीय जनमानस को स्वयं की परवाह न करते हुए, लेकिन एक गरीब को, एक किसान को, एक मजदूर को और अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को जीवन दृष्टि देने और उसके जीवन में एक नया उत्साह और उमंग भरते हुए हमने और पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा है। मित्रों, यही स्थिति है। देखिए, मैं इस बात को मानता हूं कि व्यक्ति या सब संगठन या संस्था केवल खड़ा करना नहीं, दोनों उसके साथ जुड़े होने चाहिए। अगर वह जीवंत संगठन है, उसमें जीवंतता है, तो ये मान के चलिए कि पक्ष है तो उसका विपक्ष भी जरूर होगा। अगर आपके विरोध में कोई बोलने वाला नहीं है तो मान के चलिए कि आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। विगत 96 वर्षों में जीवन के हर एक फील्ड में हम भारतीय जनमानस जीवन को 4 पुरुषार्थों में हम बांटते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में। और इस पुरुषार्थ चतुष्टय के इस व्यवस्था के साथ जो भारतीय जनमानस ने अपने आप को जोड़ा है, आप इसमें देखिए कौन सा ऐसा पक्ष है जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कुछ अद्भुत मिसाल प्रस्तुत न की हो और उस चर्चा का केंद्र बिंदु न बन करके लोगों की सराहना और लोगों की आलोचना दोनों न सही हो। लेकिन जहां पे सराहना मिली वहां पे भी अहंकार नहीं, लेकिन जहां पर आलोचना हुई वहां पर भी कोई नाराजगी नहीं। यही दृष्टि है, यही भारतीय दृष्टि है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक प्रचारक निकल करके जब इस देश के सुदूर दक्षिण में कन्याकुमारी पर विवेकानंद शिला के भव्य स्मारक का निर्माण कार्य संपन्न करता है, वह भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ही दृष्टि है। कोई सोच सकता था तमिलनाडु के अंदर
स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कहां हुआ? पश्चिमी बंगाल में। और स्वामी विवेकानंद जी की का भव्य स्मारक कन्याकुमारी के, यानी भारत के सुदूर दक्षिण के कन्याकुमारी में एक भव्य स्मारक बनकर के, उस स्मारक भारत की एकात्मता का प्रतीक बना। और न जाने कितने लोगों को विवेकानंद की वो दृष्टि देता है। यह सोच भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है। और इस देश के अंदर 500 वर्षों से जिस भाव और भंगिमा के साथ भारत ही नहीं दुनिया का हर एक आस्तिक जिस भाव के साथ जीता था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होना है, यह दृष्टि भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दी कि हम भारत के लोकतांत्रिक परंपरा और मूल्यों का सम्मान करते हुए अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आज उस सपना भी साकार हुआ है। यह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हर एक क्षेत्र में, मैं गोरखपुर में सांसद रहा और सांसद के रूप में मेरे पास अक्सर गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवा आते थे 2 कार्यों के लिए। युवा 2 कार्यों के लिए आते थे। एक, वो कहते थे हमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस प्रकार का केंद्र मुंबई में चला रहा है या दिल्ली में चला रहा है, आप इसके लिए एक सिफारिशी पत्र लिख दीजिए। मैंने कहा वहां सिफारिश की कोई आवश्यकता नहीं, आप जाइए अपना परिचय दीजिए, आपका स्वयं उसमें होता था, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी की जाति देख करके यह केंद्र नहीं संचालित करता है। ये केंद्र या फिर किस बात के लिए आते थे? कोई आता था कि मुंबई में मेरे परिवार के किसी सदस्य को कैंसर हो गया है, मुझे उसके उपचार के लिए टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट में लेके जाना है। आप पत्र लिख देते, वहां पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा एक सेवा केंद्र का संचालन किया जा रहा है और उस सेवा प्रकल्प के माध्यम से रहने की वहां पे सुविधा हो जाती है। देखिए, एक गांव के व्यक्ति को इस बात की जानकारी है। सेवा का एक प्रकल्प मुंबई के लिए, SGPGI के लिए, यानी ये उस समय गांव के लोगों तक को जानकारी है कि कौन है सेवा के प्रकार। सामान्य रूप से दायित्व किसका है? ये किसी भी राज्य सरकार का दायित्व होना चाहिए, इसके बारे में सोचें। लेकिन ये कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वयं अपने ऊपर लेकर के उन्हें एक दृष्टि दे रहा है, एक नया विजन दे रहा है, एक नए उत्साह के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। मुझे पिछले दिनों उत्तराखंड जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं केदारनाथ और बद्रीनाथ गया था। प्रयोजन मेरा विशुद्ध आध्यात्मिक था, लेकिन जब मुझे 2 दिन केदारनाथ में रुकना पड़ा, क्योंकि जैसे हम पहुंचे थे भारी बर्फबारी वहां हुई थी। उसके बाद फिर मैं बद्रीनाथ गया, वहां भी भारी बर्फबारी थी। तो मैंने स्वयं अनुभव किया, मैं स्वयं वहां पे, मुझे लगभग 30 घंटे तक रुकना पड़ा था। तो मैंने पूछा लोगों से, काफी बड़ी वहां मात्रा में श्रद्धालु भी थे और वहां से जुड़े हुए लोग भी थे, फोर्स से जुड़े हुए लोग थे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यहां तो आप लोगों के सामने बड़ा संकट हो जाता है, आवागमन बंद। तो लोगों ने कहा हां। तो मैंने कहा अगर स्वास्थ्य की संकट हो जाएगा तो क्या करते हैं? उन्होंने कहा आपको मालूम नहीं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यहां पे चिकित्सालय भी शुभारंभ कर दिया है। अब आप सोचिए, जहां पर 6 महीने ही यात्रा चलती है, वहां पर स्वास्थ्य केंद्र और अत्याधुनिक चिकित्सालय जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए, उन्हें आरोग्यता प्रदान करने के लिए, जरूरतमंदों को वहां पर मुफ्त में उपचार हो सके इसकी व्यवस्था देने के लिए 2019 में मैं प्रयागराज में था। जनवरी में प्रयागराज में कुंभ हुआ था।
मैं कुंभ के लिए परेशान था कि वास्तव में प्रधानमंत्री जी ने कहा, योगी जी कुंभ ऐसा करवाइए वह दुनिया की एक यूनिक इवेंट बने। अब यूनिक इवेंट कैसे बने, मेरी समझ में कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ मैंने बैठक की कि आखिर क्या हो सकता है। उन्होंने कहा, चिंता नहीं करना है, बस केवल इसको आगे बढ़ाना है और ये काम हम करेंगे। सरकार अपना काम करे और हमें अपना काम करने दीजिए। 6 स्थानों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वैचारिक कुंभ की स्थापना कर दी। अलग अलग स्थानों पर वैचारिक कुंभ हुए और उस वैचारिक कुंभ ने हमारा इतना प्रचार किया कि कुंभ के अवसर पर 24 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में आए और प्रयागराज में देश और दुनिया उमड़ पड़ी। वैचारिक कुंभ ने लोगों को साक्षात कुंभ का दर्शन करा दिया। एक कुंभ अलग अलग तबके के लोगों के बीच में था और उस वैचारिक कुंभ ने एक हमें मंच प्रदान कर दिया आगे बढ़ने के लिए। और प्रयागराज कुंभ में सेवा की कितनी विराट और विशाल आयोजन। वहां पे फ्री में आंखों की जांच हो रही है, नेत्र ज्योति प्रदान करने के कार्यक्रम हो रहे हैं, उसके ऑपरेशन हो रहे हैं, चश्मा प्रदान किए जा रहे हैं। लाखों की संख्या में यह कार्य वहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सानिध्य में चलने वाले एक बहुत बड़े एक आई हॉस्पिटल ही वहां पर स्थापित हो गया था। यह कार्यक्रम, यह दृष्टि, यह है भारतीय दृष्टि, जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पुष्ट कर रहा है, एक नई मजबूती दे रहा है। रास्ते सबके अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि हम सब, जो मैंने कहा ना कि जो कार्य अच्छे किए हैं या जिसका श्रेय मिलना चाहिए उसका श्रेय भी नहीं लेना चाहते, बल्कि उन कार्यों के माध्यम से हमें अहंकार नहीं, क्योंकि हम तो इस बात को मान के चलते हैं कि क्योंकि ये हमारी ड्यूटी का हिस्सा था, मेरे कर्तव्य का हिस्सा था, मेरा धर्म था, मेरा राष्ट्र धर्म था, इसलिए मैं इसको कर रहा हूं। लेकिन कोई आलोचना कर रहा है तो उसको भी हम अपना दुश्मन नहीं मानेंगे। तो उसकी दृष्टि है, क्योंकि भारतीय मनीषा ने तो कहा है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसी दृष्टि को भारतीय जनमानस के अंदर पैदा कर रहा है। मित्रों, ये पुस्तक वास्तव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उस स्वर्णिम दिशा सूत्र को आगे बढ़ाता है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जो हम कह सकते हैं, बहुत उसमें 5000 वर्ष पहले महर्षि वेदव्यास ने एक महाकाव्य की रचना की थी, महाभारत। और महाभारत के बारे में उन्होंने दावा किया था कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो 4 मानवीय पुरुषार्थ हैं, इससे संबंधित जो कुछ भी इस ग्रंथ में है वही दुनिया के अंदर वही मौजूद है, और जो इसमें नहीं वह दुनिया के अंदर कहीं भी नहीं मौजूद है। और हम भी इस बात को कह सकते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये जो 4 मानवीय पुरुषार्थ हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 96 वर्षों की अपनी यात्रा में इन चारों पुरुषार्थों के क्षेत्र में जो अनुपम और अतुलनीय कार्य किया है, वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहचान है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसको प्रारंभ करता है अपनी शाखाओं से, स्वतःस्फूर्त भाव के साथ, जो हमें हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में, और कोरोना के समय तो लोगों ने घरों घर घर में इसको प्रारंभ कर दिया था, घर घर में इस चीजें दिखने को मिल रही थी। वह उसकी ताकत है। और उस जीवन के उस प्रत्येक क्षेत्र में जो कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया, वह आज न केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहचान बनी है, बल्कि आम जनमानस के मन में भारत के अंदर, भारत के बाहर
उसे श्रद्धा और सम्मान के भाव के साथ हर व्यक्ति उसी आदर भाव के साथ उन्हें अंगीकार करता है और यह कार्य आगे और तीव्रता के साथ चल सके, समरस करते हुए हम इसे आगे बढ़ा सकें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वर्णिम भारत के दिशा सूत्र यह पुस्तक जब 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी महोत्सव के आयोजनों के साथ हम जुड़ेंगे तो समरस, एकात्म और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दृष्टि से कहें कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के समय हमें एक नए निर्णायक स्थिति में पहुंचाने में मदद करेगा, जो पूरी दुनिया के लिए भारत को एक महाशक्ति के रूप में हम प्रस्तुत करने में सफल हो पाएंगे। निश्चित ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी प्रचारक हैं और आनुषंगिक संगठनों से जुड़े हुए जितने भी स्वयंसेवक हैं, इन सभी का जो पुरुषार्थ है, जो परिश्रम है, इस दिशा में एक नई निर्णायक भूमिका के साथ इस देश को एक नया मार्गदर्शन देगा, दुनिया को एक नया मार्गदर्शन देगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से यहां पर राजधानी लखनऊ में प्रभात प्रकाशन ने माननीय सुनील आंबेडकर जी की इस पुस्तक के हिंदी, यानी जो मूल रूप से इंग्लिश थी, उसका हिंदी संस्करण का यह विमोचन का कार्यक्रम यहां पर आज हमारे माननीय सह सरकारवाह जी की उपस्थिति में यहां पर आज संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए सभी आगंतुक अतिथियों का प्रदेश की राजधानी में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। माननीय सुनील जी को हृदय से बधाई देता हूं, इसके लिए उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और प्रभात प्रकाशन को, खासतौर पर प्रभात प्रकाशन इस प्रकार के प्रकाशन के लिए हमेशा तत्पर होकर के स्वतःस्फूर्त भाव के साथ खड़ा होते हुए दिखाई देता है कि हम भी इस प्रकार के प्रकाशन के साथ जुड़ेंगे। नहीं तो एक समय हम लोग देखते थे कि अगर हमें कोई इस प्रकार का कोई भी भारत के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने वाले किसी अच्छे प्रकाशन को ढूंढने की बात आती थी तो लोग भागते थे, लेकिन प्रभात प्रकाशन प्रारंभ से ही इस प्रकार के प्रकाशन के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहा है। उसने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि कौन इसके बारे में क्या सोच रहा है। वह भारत की राष्ट्रवादी विचारधारा को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए सदैव तत्पर होकर के कार्य करते हैं। मैं इसके लिए प्रभात जी का भी और प्रभात प्रकाशन से जुड़े हुए उनके सभी सहयोगियों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय आदित्यनाथ जी, आपने संघ के अवदान को जिन सुंदर शब्दों में रेखांकित किया उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। प्रभात प्रकाशन गौरवान्वित है, अभिभूत है आपके आगमन से। उपस्थित अध्यापकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए संघ के क्षेत्र प्रचार प्रमुख माननीय नरेंद्र जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। सबसे बड़ा विषय और सबसे बड़ा भारत में बात कहना तो फिर हिम्मत के साथ और आज विमोचन के यशस्वी कार्यक्रम में जिन बंधुओं की निर्वाह में उपस्थिति रही जिसके कारण और ये उत्सव आज सफल, ये कार्यक्रम आज सफल रहा। आदरणीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और अपने व्यस्तम समय में से और हमारे आगे प्रधानी हमारे सह सरकार आगे गुप्ता जी और नए प्रवास में समय निकालकर हम सबका मार्गदर्शन किया। आदरणीय सुनील आंबेडकर जी जिन्होंने ऐसी पुस्तक संशोधनों को पाथेय के रूप में प्रदान किया और इसके साथ ही और जिन्होंने इस पुस्तक के विमोचन के लिए लखनऊ कार्यक्रमों को अवसर दिया और इसलिए आप सबका आभार, सत नमन।
150 रुपये में उपलब्ध करवाएंगे। माता को भी आप सबके आग्रह से कार्यक्रम और यशस्वी रहा, इसके लिए हम आप सबका आभार प्रकट करते हैं और आप सबका अभिनंदन करते हैं। 4 राज्यों में सभी कलाकार जिन्होंने इस कार्यक्रम को व्यापक प्रसिद्धि दी, हमारी नीतियों को और प्राथमिकता के साथ निकाला, ये सभी का मैं आभार करता हूँ। इस कार्यक्रम के साथ बहुत बड़ी संख्या में वर्चुअली लोग जुड़े हुए हैं और इसका जिन्होंने प्रत्यक्ष देखा है, उन सबका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। सभागार के अधिकारी कर्मचारी वर्गों का विधिवत सहयोग मिला, कल से हो गया और उनका पूरा सहयोग, इसके लिए भी मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। पुलिस प्रशासन अन्य सुरक्षा सबका मैं और उनका भी आभार। इसके साथ साथ हमारे विचार परिवार के अनेक संगठनों ने तो इसमें हर दृष्टि से और पूरा सहयोग किया, आवश्यक कार्यकर्ता और सभी बंधुओं का मिलाकर थे जो भी इसमें किसी भी प्रकार में किसी भी रूप में सहभागी हुए हैं, सबका आभार प्रकट करते हुए मैं सबका अभिनंदन और वंदन करता हूँ। धन्यवाद नरेंद्र जी। वंदे मातरम होगा, आपका अपने स्थान पर खड़े हो जाए। मेरा फोटोग्राफर बंधुओं से आग्रह है कि एक स्थान पर खड़े होकर फोटो खींचे। वंदे मातरम प्रस्तुत करेंगी डॉक्टर अनिता वर्मा। बोलते थे बोलो अरे सुनो अभी तो उठा देना यार पैर 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 पैर